kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we're going to discuss chapter number 8, which is clothing, social history, and today's session will be session number 6. So इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कास्ट कन्फ्लिक्ट एंड ड्रेस चेंज के बारे में. Though there were no formal statutory laws as in Europe, India had its own strict social codes of food and dress. The caste system clearly defines what subordinate and dominate caste Hindus should wear, eat, etc. And these codes had the force of law. तो अब जो हमारे यहाँ इंडिया में कोई फॉर्मल लॉज नहीं थे जैसे कि यूरोप में थे, बट इंडिया में खुद के अपने स्ट्रिक्ट सोशल कोड्स थे ऑन फूड एंड ड्रेस, दोनों चीज़ों पे. कास्ट सिस्टम जो था वो क्लियरली डिफाइन करता था कि क्या जो सबॉर्डिनेट कास्ट के लोग थे या फिर जो डोमिनेंट कास्ट के लोग हिंदू थे वो क्या पहन सकते हैं या क्या खा सकते हैं. सो इट वाज क्लियरली डिफाइंड एंड ये जो कोड्स थे दे हैड द फोर्स ऑफ लॉ आल्सो. सो इन इंडिया आल्सो इट वाज क्लियरली डिफाइंड कि जो ऊंची कास्ट के लोग हैं वो क्या पहने, किस टाइप के कपड़े पहन सकते हैं वो, या फिर जो नीचे जात के लोग माने जाते थे वो किस तरीके के कपड़े पहने. तो इट वाज क्लियरली डिफाइंड इन इंडिया टू. In May 1822, women of the Shanar caste were attacked by Nayars in public places in the southern princely state of Travancore for wearing a cloth across their upper bodies. Over subsequent decades, a violent conflict over dress codes ensued. तो मई 1822 में जो वुमेन थी शनार कास्ट की, उनको अटैक किया गया बाय नायर्स जो थे, उन्होंने अटैक किया पब्लिक प्लेस में जो सदर्न प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर था वहां पे. और उनको अटैक किया गया इसलिए कि वो जो अपनी अपर बॉडी थी वहां पे वो एक कपड़े को अक्रॉस पहने हुए थी, एंड दैट इज वाई उन पे ये जो अटैक था वो किया गया. एंड ओवर सब्सिक्वेंट डेकेड जो वायलेंट कन्फ्लिक्ट था ओवर ड्रेस कोड वो चलता रहा. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कितना क्लियरली ये था कि कुछ कास्ट के लोग ये नहीं पहन सकते या ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर वो करें तो ये सब होता था कि उन पे अटैक किया जाता था. The Shanas, later known as Nadars, many of whom were considered a subordinate caste and so were generally prohibited from using umbrellas and wearing shoes or golden ornaments. Men and women were also expected to follow the local custom of never covering their upper bodies before the dominant caste. तो जो शनार्स थे जिनको बाद में नादर्स के नाम से जाने लगा, उनमें से बहुत सारे many of whom were considered कि वो लोग एक सबॉर्डिनेट कास्ट थे, एंड सो वो लोग जनरली प्रोहिबिटेड थे कि वो अम्ब्रेला नहीं यूज कर सकते थे, एंड वो शूज नहीं पहन सकते थे, या फिर गोल्डन जो ऑर्नामेंट्स हैं गोल्ड की ज्वेलरी ऐसा कुछ नहीं पहन सकते थे. मेन एंड वुमेन जो थे दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू फॉलो कि वो लोकल कस्टम जो है उसको फॉलो करें. और लोकल कस्टम ये था कि वो कभी भी अपनी अपर बॉडीज को कवर नहीं करें बिफोर द डोमिनेंट कास्ट. तो जब भी डोमिनेंट कास्ट वहां पे हो तो वो अपनी अपर बॉडी को कवर नहीं कर सकते हैं. So that was the local custom at that time. Under the influence of Christian missionaries, Shanar women converts began in the 1820s to wear tailored blouses and clothes to cover themselves like the dominant caste. Hindu reformers such as Aya Vaikundar also participated in dress reform. जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए इंडिया में, उनके इन्फ्लुएंस में शनार वुमेन जो है उन्होंने कन्वर्ट करा अपने आप को. तो वो कन्वर्ट हो गए इन बीइंग क्रिश्चियन बन गए वो लोग 1820s में. और फिर उसके बाद वो अपना टेलर्ड ब्लाउजेस जो थे एंड डिफरेंट कपड़े पहनने लगे, सेम लाइक जो डोमिनेंट कास्ट लोग पहनते थे, बिकॉज नाउ दे वर कन्वर्टेड, दे वर नो मोर शनार वुमेन. सो दैट इज वाई वो लोग अब जो कपड़े थे वो नॉर्मल डोमिनेंट कास्ट जैसे पहनने लगे. हिंदू रिफॉर्मर्स जो कि अय्या वाइकुंडर जैसे लोग, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया जो ये ड्रेस रिफॉर्म हुए इंडिया में. Soon Nayars, one of the dominant caste of the region, attacked these women in public places and tore off their upper clothes. Complaints were also filed in court against this dress change, especially since Sanners were also refusing to render free labor for the dominant caste. Soon जो Nayars थे, जो one of the dominant caste थे region के, उन्होंने अटैक किया पब्लिक प्लेस में जो शनार वुमेन थी उनको, और उनके जो अपर बॉडी के क्लोथ्स थे उनको टोर ऑफ कर दिया या फाड़ दिया उन कपड़ों को. कंप्लेंट्स जो थी वो फाइल करी गई कोर्ट में अगेंस्ट दिस ड्रेस चेंज तो था,
स्पेशली सिंस सनर जो लोग थे वो लोग रिफ्यूज कर रहे थे कि दे वोंट गिव फ्री लेबर फॉर द डोमिनेंट कास्ट। तो जो डोमिनेंट कास्ट थी उसको पहले फ्री लेबर देते थे, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया, एंड दैट इज वाई जो डोमिनेंट कास्ट थी वो लोग और ज्यादा उनसे परेशान थे, और दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद देम कि उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया है। At first, the government of Travancore issued a proclamation in 1829 ordering Shanar women to abstain in future from covering the upper parts of the body, but this does not prevent Shanar Christian women and even Shanar Hindus from adopting the blouse and upper cloth. तो at first जो government of Travancore थी उन्होंने issue किया है proclamation 1829 में कि शनर जो women है वो cover नहीं करें, अपना जो upper body है उसको वो cover नहीं करें, but इस जो ऑर्डर आया जो गवर्नमेंट ऑफ ट्रावनकोर ने इशू किया, उसके बजाय उसके आने के बाद भी जो शनर वुमेन, शनर क्रिश्चियन वुमेन थी एंड इवन शनर जो हिंदूज थे, दे डिड नॉट उन लोगों ने जो अपर बॉडी को कवर करना अपना शुरू किया था वो उन्होंने बंद नहीं किया, एंड उनको वो रोक नहीं पाए फ्रॉम अडॉप्टिंग ब्लाउज एंड अपर क्लोथ जो था उसके लिए। The abolition of slavery in Travancore in 1855 led to even more frustration among the dominant caste who felt they were losing control. In October 1859, riots broke out as Shunner women were attacked in the marketplace and stripped of their upper clothes. So, जो एवोल्यूशन हुआ स्लेवरी का ट्रेवनकोर में वो हुआ 1855 में, एंड दैट लेड टू इवन मोर फ्रस्ट्रेशन जो था लोगों के बीच में, जो डोमिनेंट कास्ट के लोग थे, एंड उनको ऐसा लगा कि दे वर लूजिंग कंट्रोल ओवर शनर वुमेन। एंड इन अक्टूबर 1859 रॉयट्स जो थे वो हो गए एज शनर वुमेन जो थी उनको अटैक किया गया इन द मार्केट प्लेस, एंड उनके जो अपर क्लोथ थे उनको स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया। Houses were looted and Houses were looted and chapels burned. Finally, the government issued another proclamation permitting Shanar women, whether Christian or Hindu, to wear a jacket or cover their upper bodies in any manner whatever, but not like the women of high caste. So houses जो थे इतना ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई हो गई कि houses जो थे वो लूट लिए गए and chapels जो थी उनको burn कर दिया गया, because the people were not liking कि शनर वुमेन जो थी अभी उन्होंने चेंज करके अपना रिलीजन दे बिकेम क्रिश्चियन, सो दैट इज वाई उन्होंने चैपल्स को भी बंद किया। फाइनली जो गवर्नमेंट है उसने इशू किया अनदर प्रोक्लेमेशन जो उन्होंने पहले किया था, उसके बाद ये सेकंड किया और उन्होंने परमिट किया शनर वुमेन को, वेदर क्रिश्चियन हो या हिंदू, दैट दे कैन वेयर अ जैकेट और कवर देयर अपर बॉडीज, and they can do it in any manner, but that should not be like the women of high caste। तो जिस तरीके की हाई कास्ट की वुमेन करती थी सेम वैसा वो लोग नहीं कर सकते थे, बट नाउ इन द ऑर्डर ये था कि वो अपर बॉडीज को अपनी कवर कर सकते थे। Now, British rule and dress code. In different cultures, specific items of clothing often convey contrary meanings. This frequently leads to misunderstanding and conflict. Styles of clothing in British India change through such conflict. In different culture में specific items of clothing जो होती है वो contrary meanings को convey करती है, and this frequently leads to misunderstanding होती है and conflict होता है। Styles of clothing British India में change हुआ through such conflict. Consider the case of turban and the hat. When European traders first began frequenting India, they were distinguished from the Indian turban wearers as the hat wearers. These two headgears not only looked different, they also signified different things. तो अब हम लोग केस जो एक टर्बन एंड हैट का केस है उसको कंसिडर करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जब यूरोपियन ट्रेडर्स दे फर्स्ट बिगैन फ्रिक्वेंटिंग इंडिया, तो दे वर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द इंडियन से, वो डिस्टिंग्विश करे जा रहे थे कि इंडियन जो थे वो टर्बन वेयरर्स एज द हैट वेयरर्स जो थे, उनको उनको लगता था टर्बन एंड हैट मिक्स कर देते थे वो लोग। तो ये जो दो हेड गियर्स थे वो नॉट ओनली दे लुक डिफरेंट, बट उनका जो सिग्निफाई करते थे वो चीजें वो भी डिफरेंट होती थी। The turban in India was not just for protection from the heat, but was a sign of respectability and could not be removed at will. In the Western tradition, the
had to be removed before social superiors as a sign of respect. Now turban और hat का हम लोग difference देखते हैं कि turban जो इंडिया में है that is not only for protection from the heat कि लोगों को गर्मी में उससे protection मिले इसके लिए केवल नहीं था but वो एक sign है respectability का and उसको निकाला नहीं जा सकता है कि जब भी मन चाहे आप निकाल दें ऐसा नहीं कर सकते उसको इन द वेस्टर्न ट्रेडिशन हैट क्या होता था कि हैट को रिमूव करना होता है बिफोर सोशल सुपीरियर्स जो होते हैं उनके सामने निकालते हैं हैट और वो करते हैं एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टर्बन एंड अ हैट. Another such conflict related to the wearing of shoes. At the beginning of the 19th century, it was customary for British officials to follow Indian etiquette and remove their footwear in the courts of ruling kings or chiefs. तो another जो conflict था जो related था shoes के पहनने से वो ये था कि at the beginning of the 19th century ये customary था कि British officials जो थे वो follow करते थे Indian etiquette एंड वो क्या करते थे कि रिमूव कर देते थे अपने शूज या फुटवेयर जो कोर्ट्स ऑफ किंग होते थे जो रूल करते थे किंग और चीफ जो होते थे तो वहां जाके अपने शूज दे यूज टू टेक देम आउट बिकॉज दैट वाज द इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन कस्टम. Some British officials also wore Indian clothes, but in 1830 Europeans were forbidden from wearing Indian clothes at official functions so that the cultural identity of the white masters was not undermined. तो some जो British officials थे वो Indian clothes भी पहनते थे but 1830 में Europeans जो थे वो forbidden किए गए कि वो Indian clothes पहने at official functions में so that the culture identity of the white master जो थी वो undermined ना हो. By the mid 19th century, when Lord Dalhousie was Governor General, shoe respect was made stricter, and Indians were made to take off their shoes when entering any government institutions. Only those who wore European clothes were exempted from this rule. Many Indian government servants were increasingly comfortable with these rules. तो by the mid 19th century जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे शू रिस्पेक्ट जो था वो उसको और स्ट्रिक्ट किया गया एंड इंडियंस जो थे उनको ये करा गया कि वो अपने शूज बाहर निकाल के आए जब भी वो एंटर कर रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को एंड ओनली दोज हु वोर यूरोपियन क्लोथ्स उनको एग्जाम कर दिया जाता था इस रूल से. मैनी जो इंडियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे वो इंक्रीजिंगली अनकंफर्टेबल हो रहे थे इन सारे रूल से. The British insisted that since Indians took off their shoes when they entered a sacred place or home, they should do so when they entered the courtroom. But it took many years before shoes were permitted into the courtroom. तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने इंसिस्ट किया कि सिंस जो इंडियन लोग हैं वो अपने शूज निकाल देते हैं जब भी वो किसी मंदिर में जाते हैं या ऐसी जगह जहाँ सेक्रेड मानते हैं उसको या फिर अपने घर में अगर वो जाते हैं तो बाहर शूज निकाल देते हैं तो उनको कोर्ट रूम में घुसने से पहले भी उनको शूज निकालने चाहिए. बट इट टुक मेनी इयर्स कि जब जो शूज थे वो अलाउ किए गए कोर्ट रूम में. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.